हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सीबीएसई के द्वारा 2024-25 में जो सैंपल पेपर आने वाला था वो रिलीज कर दिया गया है। इसी बेस पर, इसी आधार पर आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आएगा। सेम ऐसा ही होगा। इस पे लिखा होगा समय 3 घंटे में करना है और 80 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस सैंपल पेपर को हम देखेंगे भी कि क्या आया है सैंपल पेपर में, प्लस इसे सॉल्व भी करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं वो बता दे रहा हूँ कि क्या क्या लिखे आते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस। तो पूरे के पूरे 38 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरे पेपर में। टोटल 38 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे के अंदर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस। तो अब हमारे पास 5 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, बी, सी और डी, ई। ठीक है, ये सेक्शन होंगे हमारे पास। सेक्शन ए में 1 से लेकर 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जिनमें हमें जो टिक मार्क क्वेश्चंस आते हैं 4 ऑप्शन होंगे, 1 सही होगा। और 19 और 20वां जो क्वेश्चन होगा वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होंगे। तो 20 नंबर का तो हमारा ये पूरा पार्ट एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, और सेक्शन बी जो आएगा उसमें 21 से लेके 25 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होंगे। ठीक, उसके बाद सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में 26 से 31 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 26 से 31। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस 3 नंबर के होंगे। उसके बाद 32 टू 35 यहाँ पे तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और सभी क्वेश्चंस 5 नंबर के होने वाले हैं ये। और 36 टू 38 ये हमारी 3 यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सारे केस स्टडी में 4 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अलग अलग। ठीक है, और इनके जो भी पार्ट्स और सब पार्ट्स होंगे वो 1 या 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन डी। यानी कि आपको चॉइस दी जाएगी सेक्शन बी में, ठीक है, 2 क्वेश्चंस में, ऐसे ही सेक्शन सी में, सेक्शन डी में आपको चॉइस प्रोवाइड की जाएगी कि 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको एक ही करना है। एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई। और सेक्शन ई में भी जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें भी अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन फिगर्स। जो भी क्वेश्चंस फिगर्स की जरूरत हो जिन क्वेश्चंस में, उनमें आप फिगर अच्छे से बनाएं। और टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 ये आपको दिया हुआ है। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो कैलकुलेटर हमें यूज नहीं करना है। ये सारे हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि क्वेश्चन पेपर पे पहले से ही हमें दिए रहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ कि किस तरह का हमारा पेपर आने वाला है। चलो देखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको जो भी अपडेट्स बोर्ड से द्वारा दी जाती है वो मिलती है। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन ए आता है, और हम साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं 4, इनसे हमारा ग्राफ पास हो रहा है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, तो जीरोज क्या होंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो इसमें आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना है, आपको केवल जनरल चीज याद होनी चाहिए कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं। जब हमारा पी एक्स 0 दे दे वैल्यू अपनी, तो उस समय जो x की वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं कि वो हमारा जीरोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो गिवन है इनमें देखो जो लिखा जाता है वो इस तरह लिखा होता है ये कि पहले x की वैल्यू है और बाद में px की वैल्यू है। तो जहां जहां px 0 हो रहा हो वो हमारा जीरोज हो जाएंगे। तो पहले वाले में 0 होता है, एक तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -6, दूसरे इसमें 0 नहीं हो रहा है, इसमें 0, इसमें हो रहा है 0, तो एक x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, -6 और 6। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - ky + 7 = 7 एंड 6x + 10y = 3 इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या जानकारी होती है कि a1/a2
इज इक्वल टू होता है B1 अपॉन B2, बट ये डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब इसको देखोगे तो यहाँ A1 की वैल्यू है 3, तो 3/6 बराबर आ जाएगा -K/10। अब ये कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार, तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -5। तो जिस भी ऑप्शन में -5 है वो हमारा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट छाड़ना है। तो इसमें 3 सही होंगे और बाकी का एक गलत होगा। तो पहला है अ नंबर ऑफ सीकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये एकदम सही बात है कि हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पर सीकेंड डाल सकते हैं, जहाँ से चाहे वहाँ से सीकेंड बनाया जा सकता है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो केवल एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है, ये भी सही बात है। अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये भी सही है। तो बचा हुआ चौथा है वो हमारा क्या हो जाएगा गलत। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो जो पॉइंट सर्कल के अंदर है वहां से तो हम कोई भी टेंजेंट बना ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, और वो गलत होने की वजह से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 7n-4। तो an की वैल्यू जो दी है वो है 7n-4। तो कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए देखो मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जब भी आपको इस तरह का कोई भी nth टर्म दिया जाए तो जो n के साथ वैल्यू लिखी होती है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे भी कर सकते हैं। अगला 5th क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो दोनों ही चीजें, दोनों की ही रेडियस जो दी है वो दी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और इन दोनों के वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों सेम है, तो हाइट बतानी है। तो यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू दिया है। यहाँ पे देखो आर की वैल्यू सेम है, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आर स्क्वेयर से क्यूब कट जाएगा, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 4r, यानी 4 × 5 करोगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हाइट आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हमें फेयर पे नहीं करना होता है, रफ वर्क होता है एक तरह से। तो आप जितना कम टाइम में और कम जगह में इस काम को कर सकते हो वो उतना इजी है, उतना अच्छा है। हमें सारे स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर में केवल हमें यही लिखना होता है। और मैं इसमें आपको मार्किंग स्कीम भी दिखा दूंगा जो CBSE द्वारा रिलीज है, कि इस तरह से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके लिखने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/2। तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, तो हम दोनों ही जगह अगर cos थीटा का डिवाइड करते हैं आंसर हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 × 5/2 प्लस 1 और 4 × 5/2 माइनस 1, तो ये कट जाएगा 2 बार, ऐसे ये कट जाएगा 2 बार, तो 10 + 1 यानी ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ गया 10 - 1 9, तो 11/9 ये ऑप्शन ए सही है हमारा। तो 11/9 जिसमें है वो आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है कि इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P। तो P पर ये टेंजेंट आपको दिख रही है। द सर्कल इज सेंटर, सर्कल का जो सेंटर्ड है वो O है। तो आपको बताना है एंगल TP क्यों दिया है 110। तो ये जो बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 110 का दिया है। तो एंगल POQ बताना है, POQ ये वाला एंगल जो O पर बन रहा है ये हमें फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो समझो इसमें तो इसको कैसे कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा फिगर को कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप समझे तो ये पूरा 110 का है। तो अगर ये 110 का है और ये जो इतना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का है, तो ये शेष बचा हुआ कितने का हो जाएगा 20 का। ये 20 का होगा तो ये भी 20 का होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, रेडियस है, आमने सामने के एंगल भी सेम होंगे। तो ये 20 ये 20 40 हो गया, और टोटल तीनों का सम जो होगा इस ट्राइंगल के एंगल्स का वो होगा 180। तो 180 में से आपको 40 माइनस कर देना है, तो 140 हमारा
ये वाला एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 का। तो जिस भी ऑप्शन में 140 होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 140, ऑप्शन सी, 7th क्वेश्चन का। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके ये जीरोज हों। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू हम इन सब में पुट करके देख लें, तो जिसको भी सेटिस्फाइड कर देंगे वो आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका हमारा फॉर्मूला होता था कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, दोनों एक प्लस एक माइनस है, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5/2 आ जाएगा। तो अब इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस के, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये किसी भी ऑप्शन में है? नहीं। तो अब देखो इसमें ये ऑप्शन कुछ कुछ मैच कर रहा है, या तो ये हो सकता था या ये हो सकता है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों और, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वेयर प्लस 10 बराबर 0। तो प्लस 4 का मल्टीप्लाई करना प्लस 20, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। टोटल 45 ऑब्जर्वेशन दिए, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास पूछा है कि मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या होगी। तो मीडियन क्लास फाइंड करने का हमारा तरीका होता था कि आप ये n की वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 45, तो हम n/2 निकालते, तो 45/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। तो अब जिस भी गिवन डाटा में जिसकी भी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 22.5 से अधिक होगी वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो पहले हम CF निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर आप CF निकालोगे तो इसका तो 5 ही आएगा, इसका निकालेंगे तो 5 और 9 को जोड़ देंगे और ये हो जाएगा हमारा 14, और 14 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। तो यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो पूछिए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पर 30 है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मीडियन क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा सर्कल से है। इसमें पूछा गया है कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड AB एंड CD। AB और CD हमारे टू कोड हैं। तो हमें पूछा है एंगल BOC 80 का है, एंगल BOC ये वाला दिया है एंगल 80 का। तो और OA ये वाली लाइन इसके इक्वल दी है। तो हमें बताना है ट्राइंगल ODA ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, दोनों ट्राइंगल जो हमें बने हुए दिख रहा है वो कैसे होंगे। ठीक है, ये हमें बताना है कि आइसोस्केल्स एंड सिमिलर होंगे या इक्विलेटरल और सिमिलर होंगे, आइसोस्केल्स बट नॉट सिमिलर या नॉट सिमिलर। कैसे हम बता सकते हैं, देखो समझो, ये 80 का है तो ये वाला एंगल भी 80 का हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो ये एक ही सर्कल के एक ही पार्ट पर बने हुए दो एंगल है, और एक ही पार्ट पर बने हुए दो एंगल सेम होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो गए। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं। ठीक है। अब सिमिलरिटी यहाँ पे पता चल गया, क्योंकि एक एंगल 80 डिग्री का है तो ये हमारे इक्विलेटरल तो नहीं हो सकते, तो इक्विलेटरल होंगे नहीं, तो ए गलत हो गया, सी गलत हो गया नॉट सिमिलर की वजह से, ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से, ये आइसोस्केल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे। ऑप्शन है इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब इरेशनल होंगे और अलग अलग होंगे, रियल ही नहीं होंगे, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल। तो इसको याद करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वेयर प्लस माइनस की 4 इंटू 1 इंटू -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4 यानी कि 5। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन
2। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो √5 जुड़ रहा है और √5 भी माइनस हो रहा है, तो ये दोनों ही केसों में हमारा कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। तो इरेशनल है और डिस्टिंक्ट है, तो इरेशनल और डिस्टिंक्ट ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि थीटा की वैल्यू है 30, तो वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा कितनी होगी, तो 3 tan 30 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 tan 30 की 1/√3, तो 3/√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर, तो वॉल्यूम दिया है हेमीस्फीयर का, ये है हमारा 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ये पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर होता है 3πr²। अब यहाँ पे हमें दिया है वॉल्यूम, तो इसके हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3πr³ और ये दिया है 396/7। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू r³ इक्वल टू दिया है 396/7, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब 2 का इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो 19 और ये आ जाएगा 8, 198। तो ये हमारे पास बचा 22r³/3 इक्वल टू 198। अब यहाँ से हम 22 11 दो बार कट जाएगा 11 से, और ये आ जाएगा 11 बन जा 11 बचेगा 8, 11 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये कट जाएगा तुम्हारा 9 बार, तो r³ की वैल्यू आ जाएगी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में 27, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो r आ गया, r की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमें निकालना है 22 इंटू 27/7। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 594/7, तो ये हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से इसे भी हम कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, 4 जिसमें से ब्लू हैं, 11 ग्रीन हैं और बाकी की सारी वाइट है। तो 4 और 11 हो गए हमारे 15, बची 9, तो वाइट बॉल हो गई हमारी 9। तो 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन बॉल इज वाइट, तो 9/24 टोटल है, तो 9/24 आ जाएगा, तो 9/24। अब इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये कट सकता है अभी, तो 3 का भाड़ा पड़ेंगे 3 बार और ये 8 बार, तो 3/8 ये है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट द पॉइंट -4, -5। तो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट देखोगे तो देखो ऐसा है कि ये जिस भी उसमें दिया गया है माइनस यहाँ पे होगा ये, तो यहाँ से देखो तो ये नियरेस्ट पॉइंट हो गया -4,0, तो -4,0 जिसमें भी होगा वो एक्स एक्सिस से सबसे नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, तो यहाँ पे जो हमारा मीडियन होता है वो हमें मिडिल टर्म देता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए और बी हमें दिया है इन द रेशियो 1:2। तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू भी सेम ऐसी ही होती है, m1/2 प्लस m2/1/m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू है 1 और यहाँ पे 5 है, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2/1 प्लस 2 3। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो पहला आएगा 3, 3 सिर्फ सी में है तो ऑप्शन सी सही है, दूसरा करना ही नहीं है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड, देखो जो फेस कार्ड होते हैं किसी भी एक कार्ड के टाइप पे देखो तो 3 फेस होते हैं। ठीक है, अब रेड होते हैं इसमें से 2 टाइप के, तो 2 टाइप के 3 और 3 6 हो जाएंगे हमारे पास रेड फेस कार्ड। तो 6 बट्टे टोटल है 52, तो ये काटोगे इसे अगर अब 2 से तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 26, 3/26, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से ये इसे भी कर सकते हैं। आगे हमें दिए हैं असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन। तो इन द क्वेश्चन 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए फॉलोड बाई अ स्टेटमेंट ऑफ आर, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो चार जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो ही हम इसे लगाएंगे, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो पर दोनों सही हो तो ऑप्शन बी होगा। और ऑप्शन सी में तो दिया है असर्शन ए ट्रू और बी फॉल्स। ऐसे ही इसमें ए ट्रू और आर जो रीजन है वो फॉल्स हो ट्रू होगा, तब एक फॉल्स और एक ट्रू के लिए सी और डी है, और दोनों सही होंगे तो ए और बी में से होंगे। ठीक है, तो 19th में असर्शन दिया है HCF ऑफ एनी टू कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। तो ये हमारा जो असर्शन है वो ट्रू। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई टू, तो रीजन भी ट्रू है हमारा। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया इसके लिए, क्योंकि भैया 2 से डिविजिबल होगा इसीलिए हमारा HCF आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ऐसे 20 क्वेश्चन है, उसमें दिया है असर्शन ए दिया है इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर of a circle is reduced to its half, the angle is doubled, then the perimeter of the sector remains same। और रीजन क्या दिया है इसमें, रीजन है द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा। जो आर्क की जो लेंथ दी है वो है थीटा एंगल बना रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, ये सही है हमारा रीजन। अब पाई आर थीटा में अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी आर अपॉन 2 हो जाए, और जो एंगल है वो हो जाए डबल 2 थीटा हो जाए। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई इंटू आर अपॉन 2 इंटू 2 थीटा अपॉन 180, तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा हमारा पाई आर थीटा अपॉन 180। और वो भी यही कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो पहले थी उतनी ही रहेगी, तो पेरीमीटर उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया आपके लिए कि इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस दिए हैं और जो मार्किंग स्कीम में जो स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है वो मैंने ले लिया है, उसी को हम देखते चलेंगे किस तरह हमें सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन, जिससे कि हमारे स्टेप मार्किंग में मार्क्स ना घटे। तो देखो 21 क्वेश्चन है, इसमें हमें चॉइस दी गई है, या तो आप पहला करें या आप दूसरा करें। तो यहाँ पे मैं दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर करके आपको बताऊंगा। तो जो HCF एंड LCM बताना है हमें 480 एंड 720 का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें कि हमें दोनों के ही प्राइम फैक्टर कर लेने चाहिए। तो दोनों के प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो ये देखो 480 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, और 720 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब हमें क्या चाहिए, LCM और HCF निकालना है। जब हम LCM निकाल रहे होते हैं तो देखते हैं कि जो बड़ी पावर है कॉमन की वो ले लेना है। तो 2 की पावर 5 हो गया, ऐसे 3 की पावर 2 हो गया, और इंटू 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1440 1440। तो हर एक स्टेप के आपको आधे आधे नंबर मिलते जाएंगे अगर आपने इतना किया होगा। ऐसे अगर आप HCF निकाल देते हो तो आपको आधा नंबर और मिल जाएगा, तो HCF आ जाएगा यहाँ पे 240। HCF में हमें कॉमन लेना होता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। तो अगर इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए किसको, इसके HCF को, इन दोनों के को, तो वैल्यू बतानी है आपको m की। तो सबसे पहला काम इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने का ही एक नंबर हो गया यहाँ पे। देखो HCF निकाल लिया आपने 85 का और 238 का, तो वो आ गया हमारा 17। देखो दोनों के फैक्टर किए और HCF फाइंड कर लिया। अब 7 ये हमें 85m माइनस 238 जो दिया है वो हमें HCF के इक्वल दिया था, वो रख दिया, और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो आ जाएगी 3। तो ये दोनों ही हमारे एक एक नंबर के स्टेप से, तो इस तरह हमें क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमें
दिया गया है, इसमें भी दो ऑप्शंस हैं कि एक ही करना है उनमें से। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर और उन पर नंबर्स लिखे हुए हैं 4, 6, 7, 9, 11 और 12। ठीक है, 2 डाइस हैं, उन पे ये नंबर लिखे हुए हैं, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। तो आपको बताना है कि जो हमें नंबर मिले उनका प्रोडक्ट ऑड नंबर हो, उसके लिए आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर कैसे करेंगे। इसका आंसर है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे भाई, 6 हैं एक पे। द फॉर अ प्रोडक्ट टू बी ऑड बोथ द नंबर शुड बी ऑड, ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, तो जो भी हमारे ऑड वाले पेयर होंगे वो हम बना लेंगे। तो ऑड वाले पेयर ये हमारे बन के तैयार हो गए, 9 पेयर बने हुए हैं कुल। तो ये हमें तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये बताना प्रोबेबिलिटी कि प्रोडक्ट ऑड हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये आ जाएगा 9/36 और या हम इसको कह सकते हैं 1/4। तो आप इनमें से कुछ भी लिख के छोड़ा होगे तो आंसर आपको मिलेगा, जो नंबर आपको मिलेगा वो आ जाएगा 1/2 नंबर है सिर्फ इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें देखो मेन जो काम था वो क्या था, वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स को फाइंड करना ही मेन काम है। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए आपको पूरा का पूरा 1 नंबर दिया जा रहा है। इस तरह से आप समझ के चलें कि हमें कोई स्टेप छोड़ना नहीं है, जिससे कि हमें बोर्ड पूरे के पूरे नंबर दे पाए। आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट्स इंटीजर हैव द 100th डिजिट 8। मतलब ऐसे कितने 3 डिजिट के इंटीजर होंगे जिनमें 100 डिजिट 8 हो एंड यूनिट डिजिट 5 हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। तो हमें 3 डिजिट के टोटल नंबर फाइंड कर लेने हैं, उसके बाद ऐसा डिजिट फाइंड करना है जिसमें 8 100 पे हो और जो तुम्हारा यूनिट डिजिट हो वो 5 हो। तो ऐसे नंबर हमें चाहिए, बीच वाला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं। टोटल नंबर होते हैं 900। तो 900 टोटल नंबर हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर आ गए 900। द नंबर विद 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। तो ये सारे के सारे नंबर हो जाएंगे 805, 815, 825। तो ऐसे करके चलते आओ तो टोटल ये 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन सेक स्क्वायर 45। तो आपको टेबल देख के बस आपको वैल्यू रख देनी है। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो मैं इस टेबल की लिंक आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं आई बटन से कि इसको कैसे याद रखें टेबल को। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दी है, तो उसे आप देख के वहां से भी इस टेबल को लर्न कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 60 दिया है, तो सबकी वैल्यू रख देनी है यहाँ पे। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और sec 45 की वैल्यू होती है √5। तो सबकी वैल्यू फाइंड कर रख दोगे आप, पुट कर दोगे तो आपको डेट नंबर मिल जाएगा सिर्फ वैल्यू पुट करने पर। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू फाइनल निकाल देते हो तो आपको आधा नंबर और मिल जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को भी आप इजीली टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो 24th क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस which is at a distance of √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। ये हमें पॉइंट दिया गया है और इस पॉइंट से जो हमें √41 डिस्टेंस पर रहने वाले हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का इसमें यूज होगा। ऐसा पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर। तो देखो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो x,0 हो जाएगा, ये मान लिया हमें, और आधा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस हमें दी थी वो उसके इक्वल में रख दी, और दोनों तरफ स्क्वायर किया है। यहाँ पे आप ये चीज भी लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, आपका कोई भी नंबर किसी भी तरह से नहीं कटेगा। तो स्क्वायर करने पे हमें
तो वैल्यू मिल गई, एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया, तो x की वैल्यू 4 और 12 आ जाएगी। तो पॉइंट हो जाएंगे हमारे 4,0 एंड 12,0। ये लिखने का केवल अगर आप इतना लिख दे रहे हो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कराओगे तब आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको पूरा पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, इतने नंबर जो हमारे पॉइंट हैं एक्स एक्सिस पर वो क्या होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। तो 25 क्वेश्चन है कि शो द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल को निकालने के लिए आपके पास ट्राइंगल जो होता है, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो आपको क्या फाइंड करना होता है, ए बी, बी सी और सी ए। तो ट्राइंगल की तीनों साइडें हम निकाल देंगे, ए बी बी सी सी आ गई, तो दो साइड सेम है और तीसरी उसके सेम नहीं है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आइसोस्केल्स। तो इस तरह से इसे भी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं तो आप इनको वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी करते चलें तो और अच्छा है। इससे आपको क्या होगा, पता भी चल जाएगा कि आपने मैथ में जो भी पढ़ा है उसमें से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं आप। तो 26 क्वेश्चन है वो ट्राइंगल से है, इसमें दिया है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें डी ई एफ आर मिडिल पॉइंट्स एंड बी सी सी ए बी के जो मिडिल पॉइंट्स हैं डी ई एफ दिए। प्रूव दैट द ट्राइंगल एफ बी डी ये वाला ट्राइंगल एंड डी ई एफ ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है और डी ई एफ सिमिलर है ए बी सी के। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर तब मिलेंगे जब आप इनको प्रूव कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 है इसमें ऑप्शन है, ऑप्शनल, इसमें हमको ऑप्शन मिला हुआ है कि आप या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे कर लो। तो दूसरा भी हमें ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया है इसमें। ठीक है, तो पहले मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिया गया है, तो उसके हिसाब से आप देखो, सबसे पहले हमें जो गिवन होता है वो लिखना होता है। तो ये गिवन है, सिंस डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। तो अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई एफ जो है वो पैरेलल होगा बी सी के, और डी एफ जो है डी एफ पैरेलल होगा ए सी के, और डी ई पैरेलल हो जाएगा ए बी के। तो ये हमें ये वाली लाइन इस पर नीचे वाले की पैरेलल है, इधर वाली ये, तो ये तीनों की तीनों एक पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये चीज भी आप लिखोगे तो और अच्छा है। तो दो ट्राइंगल के 2 एंगल अगर सेम हो जाएंगे तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाई ए सिमिलरिटी। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, पहला प्रूफ हो गया। तो आपको देखो इतने स्टेप लिखने पे एक नंबर मिल जाएगा, पहला प्रूफ करने पे एक मिल जाएगा, और दूसरा प्रूफ करने पे आपको वापस एक नंबर मिल जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी इक्वल है। तो देखो इसमें ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है ही, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 एंगल फिर से सेम हो गए थे, फिर से हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो और दिया था वो ये था कि अगर कोई ट्राइंगल ए बी सी है, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, पी क्यू पॉइंट है सच दैट पी क्यू पैरेलल है बी सी के। तो आपको प्रूव करना है कि ए डी जो है ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी बाइसेक्ट पी क्यू। तो ये पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी अगर ये मीडियन है तो देखो मीडियन है तो ये दोनों इक्वल होंगे, और इसको भी हमें इक्वल प्रूफ करना है कि इधर दोनों की लाइनें जो हैं वो पी आर और पी क्यू इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो इजीली। तो इसमें जो गिवन था कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तो ट्राइंगल पी ए क्यू और ए बी डी, पी ए पी आर ये वाला छोटा ट्राइंगल और ए बी डी ये दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर होंगे। तो अगर ये सिमिलर होंगे, देखो क्यों सिमिलर होंगे, इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए आर, तो पी आर अपॉन बी डी जो चाहिए उसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। सेम इधर वाले ट्राइंगल में भी ये जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बड़ा वाला और एक इधर वाला छोटा, ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल टू पी आर क्यू अपॉन डी सी। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को देखोगे तो हमें क्या मिल गया, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन
AC। तो अगर ये होगा RQ अपॉन AC, अगर ऐसा हो गया तो बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो PR अपॉन BD होगा वो इक्वल होगा RQ अपॉन DC के। और अगर ऐसा हुआ और BD और DC सेम है तो इसका मतलब PR और RQ भी सेम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था, उसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9 अपॉन 40, देन फाइंड द नंबर्स। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन है वो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने नंबर मान लिए कि नंबर एक x है और एक 18 माइनस एक्स है, और इनका रेसिप्रोकल का सम दिया है 9/40 के, तो रेसिप्रोकल की इन दोनों के और 9/40 के इक्वल कर दिए। इसको सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें 8 और 10 दो नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन 28 दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 1, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना चाहिए कि हमें 28 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो 1/6 का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, इजीली आ जाएगा ये 1/36। लेकिन अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो ये इस वाले फॉर्मूले से आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आपको ये याद है तो और अच्छी बात है, तो यहीं पे पुट कर दिए गए और इनकी वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/6। तो ये पुट करने के बाद हमें ये भी मिल जाएगा। अब हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो इसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप मार्किंग होगी तो आप देख लो किस किस स्टेप पे कितने कितने नंबर मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 29th क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है तो आपको प्रूफ करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। अब देखो इसे भी आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब 2 कैसे आएगा, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो माइनस और प्लस से ये कट जाएंगे और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो वही यहाँ पे पहली वाली लाइन में वो आइडेंटिटी यूज कर दी है, तो ये 2 के इक्वल है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 दी है तो 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 को उधर भेजेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस 1 ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे, और इसमें हमें चॉइस दी गई है, या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। तो यहाँ पे है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब द बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो 35 मिनट में कितना एरिया कवर होगा मिनट हैंड के द्वारा ये पूछा गया है। और आर की वैल्यू यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। और द एंगल डिस्क्राइब्ड बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 35 मिनट में कितने का बन जाएगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 इंटू 7 यानी कि 210 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे यूज किया गया है। ये 35 मिनट्स में क्या हो जाएगा, तो ये इधर इतना वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करके ही आपको दिखाया गया है, वो एंगल ही है एक तरह से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो उसी का यूज हुआ है और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर भी मिलते जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि ए बी कोड है ऑफ अ सर्कल ओ और एंगल ए ओ बी, यहाँ पे ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ओ ए की वैल्यू है वो है 14, तो ये भी हमारी 14 हो जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का हमें एरिया पूछा है, ये एरिया हमें
फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया अपॉन सर्कल हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो ये यहाँ पे यूज कर दिया जाएगा तो हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से घर पे बैठ के इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें प्रूफ करना था कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो उसको प्रूफ करने का जो मेथड है वो बहुत इजी मेथड है। ठीक है, तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, उसके बाद P/Q और P और Q को कोप्राइम ले लिया है, और यहाँ पे एक थ्योरम का यूज होता है कि अगर कोई भी स्क्वायर है वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो उसी थ्योरम का यूज करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम भी लिखा है, लिखने के लिए आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को देखो तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। सेक्शन डी पे आते हैं जिसमें हमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है वो ग्राफिकली आपको सॉल्व करके दिखाना है इन दोनों इक्वेशंस को। तो इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे और जो ग्राफ दोनों के जहां इंटरसेक्ट कर जाएंगे वही हमारे पॉइंट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें देखो साफ कह रहा है कि अगर आप करेक्ट ग्राफ बना देते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ इसी बात के कि आपने ग्राफ बनाया है, और बाकी सॉल्यूशन लिख दोगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। तो आपको करेक्ट ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आप ग्राफ बनाना, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं किस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बी, इसमें से एक ही करना है कि प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर दो प्लेस हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस 180 है। ये भी हमारा सेम उसी चैप्टर से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो यहाँ पे हमें वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another starts from B at the same time. If the car travels in the same direction at a different speeds, they meet after 9 hours. If they travels towards each other with same speed as before, they meet in an hour. What are the speeds of the two cars? तो आपको कार की स्पीड बतानी है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कि मान लेते हैं कि कार की स्पीड ए है उसकी x है और जो b है उसकी y है, और यहाँ पे हम ये फॉलो करेंगे कि जो x की स्पीड है वो ज़्यादा है y से। ठीक है, अब केस फर्स्ट है व्हेन द कार आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब कार सेम डायरेक्शन में चलेंगी उस समय पे क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार 1 9x एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई द सेकेंड कार वो हो जाएगी हमारी 9y। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगी 9x माइनस 9y वो हो जाएगा 180। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ऐसे केस सेकंड बनाएंगे तो उसमें जो डिस्टेंस है x है पहले 1 घंटे में और दूसरे की y, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की और y। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से या आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे, या ग्राफिकल, जिससे चाहो उससे सॉल्व करके आंसर कर सकते हो। 33 क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। तो पहला आपको ये डेरिवेशन करना है, जो डेरिवेशन थ्योरम है सर्कल के अंदर। ठीक है, सर्कल जो चैप्टर है उसके अंदर जो थ्योरम है कि जो हमारी आउटसाइड पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, मान लो ये ए पी और ये बी, तो जो ए पी होता है वो बी पी के इक्वल होता है। तो आप एनसीईआरटी में जाके थ्योरम देख लें, तो वो थ्योरम आपको पहले प्रूव करनी है। यूजिंग द एबव रिजल्ट लेंथ बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो बी सी आपको दी गई है, गिवन दैट अ सर्कल फाइंड द लेंथ बी सी। अच्छा, बी सी आपको फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ बी सी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। ठीक है, द सर्कल इंस्क्राइब ट्राइंगल ए बी सी टच एज ए बी बी सी, ये जो बना हुआ है फिगर उसके बारे में दिया गया। ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और ए क्यू की वैल्यू जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर। ये 7 है तो ये 7 होगा, तो यहाँ पे ये 7 तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप सी क्यू को देखोगे तो वो दिया है 5, तो ये भी 5, 5 और 3
8 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो लिखने का जो पैटर्न क्या रहेगा वो ये रहेगा आपका। तो सबसे पहले तो वो प्रूफ अगर आप सही कर देते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, करेक्ट प्रूफ पे 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, फिगर और प्रूफ कर देते हो तो 3 नंबर तो इतने में मिल ही जाएंगे। और ये जो बचा हुआ है क्वेश्चन वो 2 ही नंबर का है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे स्टेप मार्किंग के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उससे है। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझते हुए सबसे पहले फिगर बनाना होता है, और फिगर बनाने के बाद करेक्ट फिगर आपका बन जाता है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये फिगर बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे सॉल्व और करते हो तो उसके स्टेप बाय स्टेप आपको एक नंबर मिलते जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और ये पूरा फिगर को समझ लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट है 35। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स से दिया गया है क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर इसकी जो करेक्ट टेबल आप बना देते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फाइंड द मीन एंड मीडियन। तो अगर आप टेबल भी सही बना दिए तो आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मीन एंड मीडियन के लिए आपको जो जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उनको आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको 3 ही चीज़ें इसमें, मीन, मॉड और मीडियन, तो आप इन तीनों के ही एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेते हो तो आप इजीली इसको कर पाओगे। अगर आपको नहीं आते क्वेश्चन करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे और इस हिसाब से मिलेंगे कि आप कर पाए। देखो, अवेलेबल तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं, पर आपको स्टेप बाय स्टेप मिले तभी आपके लिए वो लाभदायक है, नहीं तो आप सारी चीज़ों को कभी यूज ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सेम दूसरा भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो इसे भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन जो ई है इसमें 3 केस स्टडी आपको दी गई है। तो केस स्टडी को समझते हुए आपको ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये केस स्टडी है। आप इस केस स्टडी को पहले वीडियो को पॉज करके पढ़ें कि क्या दिया गया है। देखो, मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास jars are arranged one above the other in a specific pattern। तो उसने कहा है कि शीला अपने घर के पास एक स्टोर पे जाती है और वहां पे देखती है कि जो ग्लास के जो जार रखे हुए हैं वो ऐसे रखे हैं कि एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में। और उसके बारे में कहा गया है कि ऑन द टॉप लेयर 3 जार हैं सबसे ऊपर, फिर उससे नेक्स्ट पे 6 हैं, उसके बाद तीसरी लेयर में 9 जार हैं। तो ये देखो 3 6 9, तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया, एपी बन जा रही है। तो ये हमारा एपी पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है उस पर बेस्ड केस स्टडी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन आपको ये जो एपी बन गई है सिर्फ इसी से लेना देना है और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार, वही बोला है तो ये हमारा एपी हो जाएगा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3, 6 में से 3 चले जाएंगे। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स, आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या 34 जारों को लिखा जा सकता है। तो यानी कि कहीं पे हमारा ए एन की वैल्यू क्या 34 हो सकती है। तो देखो यहाँ पे 34 ए एन की वैल्यू को रखते हुए एन की वैल्यू फाइंड की गई है। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है तो ये हमारी एन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वही लिखा है। तो आपको इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। If there are n number of rows in a layer, then find the expression of finding the total। मतलब यहाँ पे टोटल पूछा यानी कि SN आपको फाइंड कर देना है और SN की हेल्प से आप S8 निकाल सकते हो। देखो SN का फॉर्मूला लगा दिया और S8 में n की वैल्यू 8 रख दी गई है। ऐसे ही द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स। अब इन दोनों में से कोई एक ही करना था। ईच लेयर हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बोला भी गया था शुरुआत में कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको चॉइस दी जाएगी, तो ये चॉइस है आपके पास, तो एक ही करना है। ठीक है, तो आप बैठ के इसको सॉल्व करें, ये इसका आंसर है। ऐसे ही ये हमारी जो दूसरी केस स्टडी है ये
ट्रायंगल से है, तो आप इसको एक बार पूरी को पढ़ लें अच्छे से। जब आप पढ़ चुके होंगे तो इसके ये हमारे आंसर दिए हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और 2 नंबर वाले में चॉइस है, तो इसको आप पढ़ के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये उसके आंसर्स हैं। तो आप वीडियो वॉच करके पहले केस स्टडी को पढ़ें और उसके बाद उसके आंसर्स को भी देख लें, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं अभी इसके आंसर ही आपको सीधे सीधे दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो 38 है इसमें दिया है, अब मेटेलिक सॉइल आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग गेन्स। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक सिलो टू स्टोर हार्वेस्टेड ग्रेन्स। तो यहाँ पे हार्वेस्टेड ग्रेन्स के लिए एक सिलो बनाना है और इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल माउंटेड बाय अ कोन। तो ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे ये 4 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप क्वेश्चंस को और इसको केस स्टडी को पढ़ें, उसके बाद इसके ये आंसर है, तो आप इन आंसरों को देख के अपनी रफ में इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेपर का पैटर्न है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।